और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत बड़ा है। ऐसे में आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए हम लोग एक कोई कलेक्टिव अप्रोच नहीं ले सकते हैं। सबकी अलग-अलग कंडीशन है, अलग-अलग सिचुएशंस है, वर्कर्स अलग है, किसी के यहाँ लोकल है, किसी के यहाँ बाहर से आए हुए हैं। तो मेरी तो राय ये है कि सब वर्कर्स से बैठ के बात करें, उनको कॉन्फिडेंस से लें, उनको बताएँ कि भई हमारी ये हालत है, हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दे नहीं पाएँगे। तो अभी क्या है कि जब खुले तब अपना प्लांट चालू हो जाए, ये ज़िंदा रहे, आपका जॉब ज़िंदा रहे, तो उसके लिए हम लोगों को मिल-जुल के एक रास्ता निकालना पड़ेगा। तो अभी आप कुछ कम ले लीजिए एंड सहमति से पूरा तो आप माँगेंगे तो हम लोग दे नहीं पाएँगे। तो आज आपका 2000 3000 या जो भी है 5000 तक सस्टेनेंस है, उतना रुपया आप लीजिए। फिर जब यूनिट चालू हो जाएगी, चालू होके वापस प्रॉफिट में आएगी, प्रोडक्शन चलेगा, तो इस समय जो हम लोगों ने कम दिया है, अगर संभव हुआ तो बाद में हम आपको देंगे। तो इस तरह कुछ उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग को एक मिडल रास्ता निकालना चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया, जाओ, मतलब जाओ ना। इनके अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। एक्शन हेलो, एक्शन हाँ, टेसा से जी, वेलकम। प्रगत जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद that you organize webinar for the welfare of the industry. I really appreciate on my behalf and on behalf of the association that you are taking care for the industry. I have few. We are trying and welcome. We will wait. I have few ideas जी, which at the present due to coronavirus, all industries, particularly our industry, which is wood based or you can say farmer based. Our industry is a farmer based because government is supporting to the farmers. The whatever incentives government is giving to the farmers, similar incentives should be given to we people also. You see, our is highly power consuming industry. In power consuming industry, there should be no fixed tariff. Maharashtra has reduced the tariff by about 10% and no fixed charges. Similar benefit should be given to we people also. I will NK I will ask you about that thing. We are going. सज्जन जी एक बात कह रहे थे कि हमें किसी न किसी तरह से अभी जान बचानी है, फैक्ट्री में लोगों को और कोरोना को कंट्रोल करना है। साथ ही जो फैक्ट्री से जुड़े लोग हैं उनकी सैलरीज, वेजेस और उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देकर समझाकर काम चलाने वाली बात है। ऐसा अभी थोड़ी देर पहले तक सज्जन जी कह रहे थे। साथ में ये भी कह रहे थे कि मई तक आसार बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। अब मेरा अगला सवाल राजेश जी से है। राजेश जी, आर यू देयर? राजेश मित्तल जी, आप अभी स्क्रीन पे थे, फिलहाल वो अभी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं राकेश अग्रवाल जी से बात करूंगा, शिरडी इंडस्ट्री से। राकेश अग्रवाल जी ये हमारी इंडस्ट्री के मैटर्स को मिनिस्ट्री लेवल तक अक्सर रिप्रेजेंट करते रहे हैं। राकेश जी शिरडी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। और राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी टफ सिनेरियो में बैंकिंग या गवर्नमेंट लेवल पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबको मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ये ऐसा इनिशिएटिव लिया है। आई एम सीइंग क्लोज टू 400 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। एंड टॉक टू यू एंड योर टीम। आई थिंक इस समय में जो बहुत ही चैलेंजिंग समय है, इससे बढ़िया सर्विस नहीं हो सकती इस इंडस्ट्री के लिए और हमारी इंडस्ट्री आपकी डेप्टेड रहेगी इस बार। मैं राकेश जी का पूरा समर्थन करता हूं और प्रगति जी को और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। इंडस्ट्री के लिए हमेशा ये आगे आते हैं, हमेशा जो भी समय की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप काम करते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर्विस टू इंडस्ट्री। हाँ राकेश जी, कमिंग बैक टू जो प्रगत ने सब्जेक्ट उठाया है, एक्चुअली में हम सब लोग जो इतनी देर से बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि सिचुएशन ग्रेव है, सबको मालूम है, बहुत चैलेंजिंग है, अनप्रेसिडेंटेड है। अब ऐसी सिचुएशन में कैसे सरवाइव किया जाए, कैसे सस्टेन किया जाए और कैसे अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को अचीव किया जाए दोबारा से, ये सारी परिस्थितियां हैं। अब इस सारी की सारी परिस्थितियों की मुझे एक चाबी दिखाई देती है और यहाँ जो 450 लोग या 450 लोग के आसपास हो गए हैं अभी,
मुझे ये लगता है कि कल जब मोदी जी ने मीटिंग ली थी चीफ मिनिस्टर्स के साथ में, तो उन्होंने एक बहुत मैसेज दिया। जो पहले उन्होंने लॉकडाउन किया था, तो उस लॉकडाउन में उन्होंने बोला था जान है तो जहान है। उनको जान की प्रायोरिटी थी और जहान उन्होंने पीछे छोड़ा था। और कल जो मीटिंग की है और लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की जो सेंटर लेवल पे बातें हो रही हैं, ज्यादातर स्टेट ने कर दी हैं, उसमें उन्होंने जान और जहान दोनों को साथ में रखने की बात की है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा जान डिफरेंस है तो जहान है, और दूसरा है जान और जहान दोनों चाहिए। अब जैसे ही हम जान और जहान दोनों की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक सरकार सिर्फ जान के बारे में सोच रही थी, और अब जो सरकार सोच रही है वो जहान और जान दोनों के बारे में सोच रही है। वही हमारी प्रायोरिटी है, वही हम सब लोगों को भी सोचना है। हमारी इंडस्ट्री, जैसा हम सब जानते हैं कि लाइफ और लाइवहुड क्या प्रायोरिटी है, कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लाइफ और लाइफ स्टाइल, अब हम तो लाइफ स्टाइल वाले लोग हैं, हम लाइवहुड की बात कर सकते हैं, लाइफ तो उसके पहले आती है। तो ये सारी सिचुएशंस के अंदर में हम फंसे हुए हैं। अब हम ये सोचें कि हमारी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो एक और जो चैलेंज हमारे सामने आता है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री को हमेशा से वो मान्यता नहीं मिली है जो मान्यता हमारी इंडस्ट्री डिजर्व करती है। मैं समझता हूं कि ये इंडस्ट्री, मान लीजिए करीब करीब पैनल इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री पुट टुगेदर करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कंट्रीब्यूशन करती है जीडीपी में। और उस 1.25 लाख करोड़ रुपए में अगर आप 400 साढ़े 400 रुपए पर मन पावर के हिसाब से, पर मैन डे के हिसाब से डिवाइड करें, तो 125 करोड़ मैन डे हमारी इंडस्ट्री देती है। 125 करोड़ रुपए मैन डे पर एनम हमारी इंडस्ट्री देती है मिनिमम। डायरेक्टली देती है, इनडायरेक्टली की बात ही छोड़ दीजिए। इतने आदमी हमारी इंडस्ट्री में जो हमारे मटेरियल से लगे हैं, या हमारे प्रोसेसिंग से लगे हैं, या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से लगे हैं, 125 करोड़ मैन डे का कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री देती है, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। उसके लिए हम सब ब्लेम के अधिकारी हैं। मैं जो बैठा हूं यहाँ पे, एनके जी बैठे हैं, सज्जन जी बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, हम अपने आप को लीडर बोलते हैं, लेकिन हकीकत में हमारी जिम्मेदारी थी, हम उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए, ये बात सत्य है। आगे कैसे निभाना है? आगे इंडस्ट्री हमारी आप लोगों की तरफ देख रही है। आगे जो निभाना है, मैं मानता हूं प्रगत जी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत सिंपल हैं। डिमांड आनी चाहिए, लिक्विडिटी आनी चाहिए, और कॉस्ट का रिडक्शन होना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 3 चीजें हैं। क्या पहली चीज है लिक्विडिटी प्रिजर्व होनी चाहिए, डिमांड आनी चाहिए, और डिमांड, लिक्विडिटी, फिक्स कॉस्ट को हमको किसी भी तरीके से कम करना चाहिए। ये 3 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो मैं अगर डिमांड की बात करूं, मैं 2 मिनट और लूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, डिमांड के अंदर में मैं ये मानता हूं, सज्जन जी आप लोग सब इस बात से मैं समझता हूं सहमत होंगे, कि एक बहुत बड़ा फ्रंट है हमारा जो इंपोर्ट का है। फर्नीचर काफी इंपोर्ट होता है, कॉर्पोरेट सेगमेंट में, हाउस होल्ड सेगमेंट में बहुत इंपोर्ट होता है, और उसमें डायरेक्टली हमारा मटेरियल जाता है, हमारा प्रोडक्ट भी इंपोर्ट होता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फॉरेन ट्रेड एक्ट भी इसको अलाउ करता है, इंपोर्ट पॉलिसी भी इसको अलाउ करती है। हमें बहुत स्ट्रांगली इस बात को परस्यू करना चाहिए कि फर्नीचर का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, फॉर 2 इयर्स रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और रिस्ट्रिक्शन बोर्ड पे भी अप्लाई हो और फर्नीचर पे भी अप्लाई हो। और डिमांड को बढ़ाने के लिए इससे क्या हुआ कि हमारा एक शेयर हमको मिल गया, जो इंपोर्ट ले रहा था वो शेयर हमको मिल गया। फिर हमें डिमांड बढ़ाने के लिए कंज्यूमर के हाथ में जो पैसा देना है, उसमें हम सब बात ही कर रहे थे कि जीएसटी कम किया जाए, इनकम टैक्स के रेट को कम किया जाए, थोड़ा बहुत सा कंज्यूमर लोन। हमारी कंट्री का कंज्यूमर लोन सिर्फ 10 से 11% है जीडीपी का। जो हमारी कंट्री जिनसे हम compete करते हैं और क्लेम करते हैं कि उसके बराबर की हम पहुंचना चाहते हैं, वहां पे जो कंज्यूमर क्रेडिट है वो 30% से ऊपर है।
मॉर्गेज लोन्स हैं, आज मेरे पास में एसेट है, मैं उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता। अगर मॉर्गेज लोन मिले तो मुझे लिक्विडिटी मिलती है जिससे कि मैं अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकता हूँ। तो बेसिकली समस्या वहीं पे है लिक्विडिटी के ऊपर कि कैसे कंज्यूमर के हाथ में या फिर कारपोरेट के हाथ में जिसको फर्निशिंग करनी है वो पैसा इकट्ठा करे, और वो सब चीजें इसी से ही आएंगी कि उसके पास में लिक्विडिटी के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ाए जाए। Then we come to regulatory side. I will just take one more minute. Regulatory side में तो जैसे GST है, इनकम टैक्स है, आपका जो है CSR है, सरचार्ज है इनकम टैक्स पे, मैट है, इंटरेस्ट है, रीपेमेंट है, डीपी है, आप गिनते चले जाइए। आप जितनी आइटम गिनेंगे हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ कंसेशन के लिए आप डिजर्व करते हैं इस परिस्थिति में। अब मेन समस्या वो आती है कि जो देने वाला है उसके पास खुद देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार है, सरकार वैसे ही, मैं कल बात कर रहा था कुछ लोगों से जो हमारे मित्र हैं सरकारी सिस्टम में, मुझे ये बात सुनकर के काफी मतलब बेचैनी सी भी हुई कि जब जीएसटी का लॉ पास हुआ तो सेंटर ने इस बात का स्टेट को एश्योरेंस दिया है कि वो उनको कंपनसेट करेंगे जो उनका टैक्स का लॉस है, और उन्होंने 15% कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से जीएसटी कलेक्शन को एश्योर किया। आई एम श्योर हम सब यहाँ पे इस बात को जानते हैं। अब ये कोरोना हो गया, इसका इम्पैक्ट होगा लंबा चौड़ा, स्टेट को तो पैसा मिलता रहेगा सेंटर से, सेंटर कहाँ से लाएगी? सेंटर के पास में लाने के लिए लिमिटेड साधन है, बहुत लोग नॉलेजेबल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इस बारे में सोच रहे होंगे। हमारा तो ये मानना है कि हमको इस समय जैसा सज्जन जी ने बोला, जैसा इनके जी ने बोला, कॉस्ट को कम करना ही पड़ेगा। तो ही हम अगर खड़े रहेंगे तो आगे की सोच सकते हैं, गिर गए तो कैसे खड़े हो पाएंगे। तो आज के दिन कोई साल भर की प्लान की जरूरत नहीं है प्रगत जी, आज के दिन तो एक्चुअली में रोज के प्लान की आवश्यकता है। तो ये टैक्स से छूट या टैक्स से रिबेट कराना क्या ये पॉसिबल है? तो सरकार को अप्रोच करना पॉसिबल है? मैं डीके अग्रवाल जी से पूछना चाहूंगा। डीके अग्रवाल जी इंडस्ट्री में और भी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट डीके अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इंडस्ट्री को कई जगह पे मिनिस्ट्री के लेवल पर जोड़ते आए हैं, हम किस तरह के सहयोग की उम्मीद सरकार से कर सकते हैं और क्या इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? डीके अग्रवाल जी का आवाज नहीं आ रहा है, मधु, सबकी वॉइस नहीं आ रही, सबको करो। प्रगत जी, जी क्या आवाज आ रही है आपके पास? कैन यू हियर मी माय वॉइस? जी Yes, we can hear you. यस वी कैन हियर। प्रगत जी, मैं आपका क्वेश्चन, कुछ वॉइस में डिस्टरबेंस थी, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, पर दोबारा से रिपीट कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीएचडी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप प्रेसिडेंट हैं, कई जगह से आपने इंडस्ट्री को दिल्ली में रिप्रेजेंट किया है, और अभी पिछले 1 महीने में 15 दिन में आपके पास खबरें आ रही होंगी अन्य इंडस्ट्री से, अन्य सेक्टर से। आप हमारी वुड पैनल इंडस्ट्री को क्या कहते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करें कि हम कुछ मांगे मनवा पाए, या अभी क्या करें और उसका उपयुक्त समय कब है? यहाँ पर हमारे बहुत सारे अथॉरिटीज, एसोसिएशन, सबके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। आपकी पॉइंटेड बात की इंडस्ट्री को ये एसोसिएशंस गवर्नमेंट तक ले कैसे जाएं और प्रेजेंट किस प्लेटफॉर्म पे करें, वो एक अच्छी एडवाइस होगी। क्या आप इस पे कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? प्रगत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे को मौका मिला आपके इतने स्टालवर्ड से इंटरेक्शन करने का। मेरा मानना है कि प्रेजेंटेशन कोई भी अगर हमें देनी है तो समय अभी है, क्योंकि जितना हम लेट करेंगे, जितना अपनी बात को आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, उतना ही हमारे लिए समस्या गंभीर होने वाली है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक बात बड़ा क्लियर है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हम इसको सिर्फ अप्रैल की सैलरी से ना जोड़ें। ये प्रॉब्लम अगले 3 महीने 4 महीने में भी ये रहेगी, क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री 25-30% कैपेसिटी पे काम भी करती है तब भी आपके लॉसेस बराबर होते रहेंगे। तो आपको जो प्लानिंग करनी है बड़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी है, और जो सैलरी की भी बात है वो सिर्फ अप्रैल की नहीं, वो अगले 3-4 महीने की सैलरी के हिसाब से आपको देखना है कि कैसे आप उस सैलरी का पेमेंट करेंगे। जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जितनी भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी, तो जो फिक्स चार्जेस है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने फिक्स चार्जेस खत्म किए और जो पेमेंट
भी आगे पोस्टपोन किया 3 महीने के लिए। ऐसे मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे हमने पीएचडी चैम्बर से जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं हर एक स्टेट पे, हमने सबको एक लेटर लिखा, उसके बाद अब रिमाइंडर भी लिख रहे हैं और उनके साथ हम इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। अभी हमने हरियाणा गवर्नमेंट से इंटरेक्शन किया, इसी तरह से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने 50 मेगावाट से 50 किलोवाट के ऊपर उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए देंगे, जो कि कुछ भी नहीं है, जैसे कि राकेश अग्रवाल जी ने भी बोला। तो ऐसा ही मेरा मानना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेट लेवल पे भी, चीफ मिनिस्टर लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे और इवन जो मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब पे आपको अपनी प्रॉब्लम उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और मैं पीएचडी की तरफ से भी आपको शो करता हूं कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके इश्यूज हैं, वैसे तो काफी कुछ इश्यू जो मैं भी सुन रहा था वो सिमिलर इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी आपके कोई भी स्पेसिफिक इश्यूज भी हैं, आप हमें दीजिएगा, हम भी इसको बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करेंगे। और जहां पर भी आपको हमारी मदद की जरूरत है, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसा भी बात हो रही थी सैलरीज का, तो अभी एक आपके बड़े स्टॉलवर्ट ने, उन्होंने बोला भी, सज्जन जी ने, कि लीगली ये बिल्कुल ट्रेनेबल नहीं है। जो 2 एक्ट के अंदर अभी जो डायरेक्शंस आए हैं, एक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा एपिडेमिक डिजीज एक्ट, जो कि 1897 का था, 2017 का था। ये लीगली ये कोई आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं हो सकती, ये डायरेक्टिव नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी है। बट उसके बावजूद भी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, और उसके अलावा भी हमारी एज ए, क्योंकि हमें उन लेबर के साथ आगे काम करना है, तो जैसा कि सज्जन जी ने सजेस्ट किया, बिल्कुल मैं वही सजेशन देना चाहूंगा कि आप उनसे सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, अगले 3 महीने के लिए आप उनसे बात करें, और कहीं 50%, 60%, 70% डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल केस उनसे सेटल करें कि भाई अभी हम ये देंगे, जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, जब बिजनेस वापस बाउंस बैक करेगा, तब हम इसको आगे फिर आपको पूरा देना शुरू कर देंगे। मेरा सवाल सबसे है, राजेश मित्तल जी आपसे भी है और जयदीप चितलांगिया जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि क्या फैक्ट्री में लेबर रह रही है अभी और आगे भी रहना चाहती है, जाना भी नहीं चाहती, और कई लोग ऐसा पूछ रहे हैं, तो और जो नहीं समझे उसको कैसे समझाएं? इसका कोई प्रावधान है क्या? सज्जन जी या राजेश जी, आप लोग समझ सकते हैं क्या कोई प्रावधान है जिससे कि वो अगर जो बिल्कुल नहीं देना चाहे वो छोड़ना चाहेगा, और छोड़ना चाहेगा तो क्या कोई प्रावधान है जिससे कि वो हाथ जोड़ सके ऐसे वक्त? मैं कहता राजेश को व्यू देना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से मेरे को ऐसी आइडिया नहीं है, आई थिंक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और भी हम लोग तो क्या फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग जो मिनिमम दे रहे हैं उनको अभी वी आर गिविंग अराउंड 200 रुपीस ऑन पर डे बेसिस। हम फुल ऑलमोस्ट 50% बेसिस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया हम लोग। एक बार फिर से बोलिएगा राजेश जी, फिर से रिपीट कीजिएगा, सभी को सुनाई देगा। मतलब ये हम लोग 200 रुपीस के बेसिस पे दे रहे हैं पर डे बेसिस पे, जो ऑलमोस्ट पहले 8-9 हजार जाता था मतलब एक बेसिस एक लेबर का। ऑलमोस्ट 50%, 55% वी आर स्टार्टेड गिविंग द यूजुअल जो लास्ट डे प्रेजेंट थे उन लोगों को खाली। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिकमेंडेशन भेजी है लेबर मिनिस्ट्री के पास, जिसमें ईएसआई का पैसा जो कि लगभग 84,000 करोड़ ईएसआई का पैसा उनके पास एज ए डिपॉजिट पड़ा हुआ है, उस पैसे को यूज करने के लिए हमने बोला है कि 3.5 करोड़ ईएसआई की लेबर है, ईएसआई में जो रजिस्टर्ड है। अगर 10,000 रुपए भी वो देते हैं तो लगभग 35,000 करोड़ रुपया बनता है। अगर 2 महीने अगर वो इस ईएसआई से पैसा दे सकते हैं, और जो कि उन्होंने रिकमेंड भी किया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, और हमने उसके बाद सभी स्टेट गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है कि आप भी इसको ऐसे ही रिकमेंड करके लेबर मिनिस्ट्री को भेजिए। लेबर मिनिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं कि ईएसआई का पैसा अगर ऐसे टाइम में काम नहीं आएगा तो फिर कब काम आएगा? तो 70,000 करोड़ रुपए वो 2 महीने की सैलरी 10,000 रुपए के हिसाब से 3.5 करोड़ लेबर को दे सकते हैं, और उसके बावजूद भी उनके पास 14,000 करोड़ रुपए बचेगा। तो यही मैसेज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लेबर मिनिस्टर को भेजा है सेंटर के अंदर, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस लाइन के ऊपर उनसे बात करें अपने अपने स्टेट के अंदर, ताकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी पड़े और उनको एक रास्ता भी निकले कि वो पैसा कहां से दे सकते। जो यहाँ पर राजेश जी आप कुछ कह रहे थे उसे कंटिन्यू मैं चाहूंगा कि आप करें, बाकी और क्या उपाय हो सकते हैं क्योंकि आपने तरीके बताए।
भाई सब मैक्सिमम चीजें तो सब लोगों ने कवर कर ही ली है, सृजन भैया ने, राकेश जी ने, एवरीवन, अग्रवाल जी ने, सबने कवर कर ली मोस्ट अदर थिंग्स। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई सिचुएशन बहुत खराब है, आने वाली क्या सिचुएशन क्या होगी गॉड नोस, एंड अपना प्रोडक्ट डेफिनेटली एक लास्ट में आने वाला है। सबसे लोग तो खुलने के बाद में, नॉर्मलसी के बाद में, सबसे पहले तो लोग अपनी दिनचर्या की जो नेसेसिटी की चीजों को पूरी करेंगे, अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना वो वर्किंग करेंगे। ये जो जितने भी इंटीरियर के काम है, जितने हम पैनल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, इट विल डेफिनेटली द लास्ट, मतलब लास्ट चॉइस है सबके लिए रहेगी। तो गोइंग टू वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम, एंड इस टफ टाइम में अपने को आई बिलीव वी शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड बहुत हमको संयम रखना पड़ेगा, एंड वी शुड बी रेडी कि हम लोग आने वाले समय में, खराब भी समय हो, 40-50% तक सेल डाउन हो जाए या प्रोडक्शन ऑफ हो जाए, इवन ऑन एवरेज तो कैसे मैनेज करें दे सकते हैं। आई थिंक वी शुड सी दैट, एंड आज के दिन में जो समय है अपने पास में, जो हम सब घर में बैठे हैं, सब कुछ है, आई थिंक वी कैन गो बहुत, हम डिटेलिंग कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस टाइम में वो डिटेलिंग नहीं करवा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, हम लोग ये कर रहे हैं कि हर छोटे छोटे एक्सपेंसेस की हम लोग डिटेलिंग करवा रहे हैं, ठीक से हम लोग के लिए कर रहे हैं, जितना बेस्ट कर सकते हैं कि बस सिचुएशन पे भी हाउ टू सर्वाइव वही कोशिश कर रहे हैं। एंड रही वेजेस की बात, वेजेस में भी हम लोग करीब 200 रुपए के हिसाब से देने की सोचे हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर ये गोइंग फॉरवर्ड और 1-2 महीना चला तो हम लोग को हो सकता है कि और फर्दर कम करना पड़े। दैट्स वी आर डूइंग। That means 200 rupees per day negotiation करके समझा बुझा के आपने काम आगे बढ़ाने का सोचा है? या समझा बुझा के दिया, कहीं से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आया, किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, किसी nobody had objected also। लेकिन इसके तो लिए ये वर्किंग कर रहे हैं। और व्हाट अबाउट सर, और जो ऊपर के लोग हैं, सेल्स में लोग हैं, आप लोग बहुत बड़ी और बहुत बड़े ओवरहेड्स और बैंकिंग एक्सपोजर को लेकर चलते हैं, तो क्या बैंक से भी कोई हेल्प मिलने की उम्मीद है, और हम उनसे कैसे डिमांड करें? क्या सर गाइड कर सकेंगे सभी इंडस्ट्री को जो यहाँ सुन रही है? भाई जो बैंक्स तो डेफिनेटली आज के दिन में, जैसे स्टेट बैंक ने 10% ऑफ देयर सीसी उन्होंने ऐसे सबको, मतलब विद लेटर दे आर अलाउइंग इट, ठीक है, 10% ऑफ व्हाटएवर सीसी है उनके वर्किंग कैपिटल है, अलाउ कर ही रहे हैं। एंड टू माय नॉलेज वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक ईगरली इंटरेस्टेड है कि भाई किसी को देना है, किसी को प्रॉब्लम है, दे सकती है, बट आई बिलीव के अगेन डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, कैसी क्या अपनी अकाउंट सिस्टम है, क्या नियम कर रहे हैं उसको, हाउ द अकाउंट्स देयर, या कैसे हमारी रिलेशनशिप उस पर डिपेंड कर रहा है। इट ऑल डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में बहुत सारे खर्चे होते हैं और बहुत स्टैट्यूटरी कॉस्ट है। आप कैसे गाइड करेंगे इंडस्ट्री को कि वो क्या करे? प्लीज जरा कुछ 3 पॉइंट्स बताएं। भाई सबसे पहले तो जो स्टेचुरी जो गवर्नमेंट ने काफी अपने को छूट दे दी है, लाइक जीएसटी की, अगर हम जीएसटी में डिले करते हैं पेमेंट तो 9% इंटरेस्ट है उसके अंदर में, ठीक है ना। तो बहुत गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपने को छूट दे दी है एक्सेस तो। और रही व्हाट वी आर फॉलोइंग, मतलब वी आर, हम तो हमारे मतलब इवन तो रेंटल्स को हम नेगोशिएट स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। जो भी हमारे रिटर्नरशिप्स हैं, वी आर फॉलोइंग दैट, कि रिटर्नरशिप जो भी लगती हैं, जो ऑर्गेनाइज सब जगह रिटर्नरशिप्स कुछ होती हैं, तो वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट आल्सो टू नेगोशिएट और फॉर दैट इज रिक्वायर्ड और नॉट। इवन हमारे जो आईटीज के जो मतलब लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है ना, उसमें हम लोग उसकी वर्किंग कर रहे हैं कि उसमें भी कैसे रिड्यूस करें, तो ऑल सॉर्ट हम कर रहे हैं। एंड रही वेजेस की, सैलरी की बात, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, अभी तक उसमें बहुत प्रॉपर्ली थॉट नहीं दिए हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट कि क्या कर सकते हैं उसमें, बट डेफिनेटली वी हैव टू गिव सम, उसमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके अंदर में भी। अगर जी मैं थोड़ा सा इस सैलरी वाले पॉइंट पे एक थोड़ा ऐड करना चाह रहा था, अगर आप अलाउ करें। प्लीज। देखिए हमारी कंट्री के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो पाती है इन एंटिसिपेटेड लाइन, उसका मेन रीजन हमारे लेबर लॉ हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, लेबर एक्ट और दुनिया भर के और सारे एक्ट हैं जो अभी धीरे धीरे कोड में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन आज भी जो लेबर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर से लेमिनेट प्लाईवुड के लोगों के पास में काफी रोल पे लोग रहते हैं, उनके पास बहुत कंस्ट्रेंट्स होती हैं। हम ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्ट के अंदर में जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं और स्टेट में वो जो वर्कमैन है उसके फेवर में है। मेरा ये आग्रह है कि जैसे पीएचडी के थ्रू हम मूव कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन के थ्रू जब हम मूव करें, तो हम फेवर और एग्जम्पशंस और वेवर्स की जब बातें करते हैं कि जीएसटी करो, इनकम टैक्स करो, उस समय लेबर लॉ के ऊपर
हमें बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं हकीकत में अनरेस्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस रूल आउट नहीं किए जा सकते। और अनरेस्ट में ये, क्योंकि ये मास है, एक जगह पे मास है, एक जगह क्लास है, और जब हम मास की बात कर रहे हैं और लॉ उनके टोटली सपोर्ट में है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं करना, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, जबकि वो उनके हित में, जिनके हित में हम करना चाहते हैं। क्योंकि हम खड़े रहेंगे तो उनका हित कंटिन्यू करता है, हम गिर गए तो फिर सभी के सब गिर जाएंगे। लेकिन जो लेबर कम्युनिटी है, वर्कमैन कम्युनिटी है, कई बार इस बात को अप्रिशिएट नहीं करती, और उनको जो लोकल लोग हैं और जो लेबर डिपार्टमेंट है वो इनकरेज करते हैं, उनको किसी भी तरीके से गाइड नहीं करते। मेरा ये मानना है कि इस समय शांति बनाए रखना, इंडस्ट्रियल शांति जिसे कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर बना के रखना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट डिमांड क्रिएशन है, लिक्विडिटी क्रिएशन है, और एक सामाजिक व्यवस्था नहीं तो डिस्टर्ब हो। एक सवाल, एक सज्जन जी, एक इन्होंने सुझाव बहुत अच्छा दिया। इन्होंने कहा कि बाहर से जो आने वाला इंपोर्ट है वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स को, उसको हमें जोरदार तरीके से रखना चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है, और हम इसे इमीडिएट इफेक्ट से भी क्या कोशिश कर सकते हैं? राजेश जी और सज्जन जी, आप जरा प्रकाश डालें इस पे। सज्जन जी। सज्जन जी आपका अनम्यूट कीजिए। सज्जन जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट, आपकी वॉइस रुकी हुई है। अब ठीक है? हाँ जी, एकदम। हाँ, मैं राकेश जी से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। काफी चीजें हैं इंडस्ट्री के अंदर जो होनी चाहिए, जो हमारा राइट है। आज हमारी इन ट्रू सेंस आज के दिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। 95% ऑफ आवर प्रोडक्ट, आवर रॉ मटेरियल इज प्लांटेशन टिम्बर। तो ये एग्रो मतलब अगर 50% भी होता है तो हमारी इस कैटेगरी में आएंगे, और हमारा 90 to 95% एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन हमको उसका वो नहीं मिला। 18% जो ये जीएसटी है वो हायर में है। लेकिन आज के दिन क्या है कि ये सब बात की बातें हैं। आज के दिन जब आदमी मतलब लाइफ थ्रेट होती है तो सबसे पहले हवा को बचाने की कोशिश करता है कि हमारी सांस चालू रहे, हमारी लाइफ लाइन चालू रहे, हवा मिलती रहे, उसके बाद में पानी मिलता रहे। तो ये तो खाना और उसके बाद की चीजें हैं। तो आज के दिन हम लोगों को सरवाइव करना है, हम लोगों को अपनी लिक्विडिटी को रखना है। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति है, लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करेंगे, बैंक से बात करके, अपने सप्लायर से बात करके, जो अपने क्रेडिटर है उनसे बात करके। और बैंक के सामने, अपने सामने एक प्रॉब्लम हो रहा है कि बैंक अगर आपको किसी भी तरह एनपीए डिक्लेयर कर देता है, विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद में वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। फिर आपका मतलब जो पैसा आएगा वहीं फ्रीज हो जाएगा। तो आपको उसको पूरा कॉन्फिडेंस में लेके बैंक को और मैनेज करना पड़ेगा। और ये फाइनेंशियल और बाकी कोई भी काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रुपया एक ऐसी चीज है, रुपये का काम रुपये से ही होगा। यू हैव टू हैव मनी, तो उसका जो काम है वो रुपये से ही होगा, उसमें और कोई चीज से होगा नहीं। तो रुपया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, जो आपके पास पैसा है उसको आप कैसे प्रिजर्व करेंगे, और उसके बाद मैनेज करना। तो आज के दिन सरवाइव करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। टाइम कठिन है, ये मोटा मोटी अपने को पूरे 2020-21 की तैयारी करके चलना है। 2020-21 अपना स्ट्रगल में गुजरेगा। तो क्या राजेश जी और एनके अग्रवाल जी, दोनों लोग, आप लोग इंडिया में एक बड़े मार्केट साइज को, बड़े कई सारे प्रोडक्ट्स से मार्केट में हैं, क्या पेमेंट्स की आज हम ये देख रहे हैं और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों से सुन रहे हैं कि आगे से डीलर्स पेमेंट्स कैसे देंगे? डीलर्स भी रो रहे हैं, तो फैक्ट्रियां इतनी बड़ी चलेंगी कैसे? तो इसको इंश्योर कैसे करें कि पेमेंट्स आए, डीलर्स लोग भी कुछ पेमेंट्स दें या वो सपोर्ट करें? आप लोगों का इस पर क्या विचार है? कैसे रोकें, कहीं ऐसा ना हो कि हिलफुल डिफॉल्टर वहां से भी शुरू हो जाएं? इसके लिए हमें अपने डीलर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनकी खुशामद करनी पड़ेगी, उनसे भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, उनको ये समझाना पड़ेगा कि भी हमारा टफ टाइम है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, फैक्ट्रियों के खर्चे, लेबर के खर्चे और डिपार्टमेंट के खर्चे हमारे मुकाबले में आप सब दुकानदारों के खर्चे बहुत कम होते हैं, और आपके पास में फंड्स हमारे हिसाब से आपका बिजनेस चलाने के लिए आप काफी फंड्स हैं,
अगर आप हमें इस हार्ड टाइम में सपोर्ट करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री चल जाएगी, इंडस्ट्री चलेगी तो कल आपको भी काम मिलेगा। दूसरा, हम ये चाहेंगे कि हमें सरकार को लिखना चाहिए कि जिस भी फैक्ट्री की जो जो सीसी लिमिट बनी हुई है उनकी लिमिट 25% बढ़ा दी जावे ताकि उनके पास लिक्विडिटी बढ़ जावे। तीसरा, गवर्नमेंट ने बिलो 100 वर्कर्स की इंडस्ट्रीज को ESI PF से गवर्नमेंट ही उनकी पे कर रही है, तो हम चाहेंगे कि भी हमारी भी जितनी इंडस्ट्रीज है सब इंडस्ट्रीज के ऊपर जो ESI PF जो है ये आज अग्रवाल जी हाँ 100 जी। ये 100 वर्कर नहीं है, ये 100 करोड़ है। जो इंडस्ट्री के 100 करोड़ से नीचे टर्नओवर है उनके वर्कर का बोथ साइड का एम्प्लॉयर का भी और वर्कर का भी दोनों ESI PF का गवर्नमेंट देगी। ये 100 करोड़ टर्नओवर है। It should be irrespective of the turnover ना। उसमें वो जो लिमिट है वो 100 लोगों की है। अगर आपके 100 लोगों से कम है और 10-15,000 से कम की सैलरी है 90% लोगों की, तभी आपको बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं वो हमें बेनिफिट नहीं है ना जी। बताइए, और 15,000 की भी लिमिट हटाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनीज को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये बहुत ही गलत उन्होंने लेके आए हैं इसको। नरेश तिवारी जी हैं हमारे बीच में, जो ऑल इंडिया प्रगत जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा जो अग्रवाल जी ने बोली, आपके क्वेश्चन था अबाउट पेमेंट के लिए फ्रॉम डीलर। मैं इनके अग्रवाल जी की बात को समझ करता हूँ कि भाई अपने को उनसे भाईचारा बना करके सबसे पैसा लेना चाहिए, दैट इज वन वे है, डेफिनेटली उनसे करेंगे। एक दूसरा ये अपने को वी शुड ट्राई एज इंडस्ट्री, ऑल इंडस्ट्री आल्सो वी शुड भाई उन लोग को कैसे फंडिंग कराएं थ्रू चैनल फाइनेंस, हम जो भी चीज कर सकते हैं एक ये भी है। तो अपने को ये भी ट्राई, अपने को सबको जितना कर लेंगे तो आने वाले टाइम में बेटर है अपने सबके लिए। नहीं, हमें बैंकों से अब हम लोगों की भी लिमिट अगर बढ़ जाएगी तो हमें लिक्विड मिल जाएगा तो हम लोग कुछ काम कर लेंगे। हाँ। इसके अलावा GST पे जो गवर्नमेंट ने 9% किया हुआ है वो 9% भी आप समझिएगा चलिए, आज तो गवर्नमेंट ने बैंक रेट पैसे ले रही है ना जी। ये गवर्नमेंट अगर 3 महीने के लिए डेफर कर देवे तो इंडस्ट्री को तो फंड चाहिए चलने के लिए, और अभी तो मालूम नहीं है इंडस्ट्री कब चालू होगी, ये भी हम नहीं जानते। क्योंकि आज जो वर्कर टू वर्कर डिस्टेंस मेंटेन करना, फिर मार्केट के अंदर कब सेल निकलेगी कब नहीं निकलेगी हमें मालूम नहीं है। जहाँ तक वर्कर्स की सैलरी का सवाल है वो हमको वर्कर के साथ ही बैठ करके समझ करके कि भाई आप वर्कर्स हमारा इस टाइम में सपोर्ट करेगा तो हम आगे आने वाले 3-6 महीने के बाद में जब जान आएगी तो कंपनी भी आपको सपोर्ट करेगी। और आज की तारीख में हम तो ये नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कोई वर्कर छोड़ के जावे। हालांकि आज वर्कर अपने घर जा चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ही शुड स्टे विद अस, क्योंकि पीछे अच्छे टाइम पे वो हमारे साथ रहा हुआ है, तो अब भी हम उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से एक तो इनकम टैक्स का जो स्लैब है, जैसे नई इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने 15% किया है, ये 50% अब कमिंग 1 or 2 years के लिए it should be applicable to all the industries irrespective of their structure, चाहे वो कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है, वो रेट ऑफ इनकम टैक्स गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। क्योंकि आज पहले ही लिक्विडिटी नहीं है और उसके ऊपर फिर देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि भी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ने जब अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की, MP की, प्रेसिडेंट की, IAS ऑफिसर्स की, सबकी सैलरी डिडक्ट की है, तो सिमिलर प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज आल्सो, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो जिंदा रहेंगी। आज तीसरा ये भी है कि भी इस सर्कमस्टांसेस में जो इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, particularly our industry, उसमें import should be totally banned irrespective whether it's a ply, whether it's a board, whether it is a furniture, क्योंकि India is a surplus country for such products. Wherever we are surplus, we should not allow import, because other countries are also having the problem. They will ship the material at a very, very cheap price to India. For us, it will be again a more problem. So I would like that there should be representation that such items which are agriculture based industries, particularly the board industry, there should be import should be totally banned, because there is nothing
such type of product which is not manufactured in India and imported is necessary. Yes. Boli. Hello. Can I add a little on this? Yes. See, because we are talking about support from government, I wanted to draw a parallel. What happened in 2008? 2008 and 2020 are although totally different. The intensity of damage which is now being faced by all of us is many times higher than what was faced in 2008. And in 2008, our country was more or less isolated. It was a global recession. And it was not basically Indian recession. अब 2008 में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ. Excise duty was almost made half. 16% की 8 हो गई थी, 12% की 6 हो गई थी. सर्विस टैक्स भी करीब करीब मेरे ख्याल से 75% या 50% कर दिया गया था. राकेश जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा. 16 से 8 तो 2007 के बजट में हो गई थी और उस समय 8 से 4% हो गई थी. नहीं, मैं प्लाईवुड की बात नहीं कर रहा सजन जी. मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड 50% करीब एक्साइज ड्यूटी कर दी गई थी और सर्विस टैक्स भी मेरे ख्याल से 50% कर दिया गया था. और मैं आपको वो नोटिफिकेशन शेयर कर सकता हूं जिसमें करीब करीब 1400 आइटम रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे इंपोर्ट के लिए. इसके अलावा एक 2+8 की स्कीम दी थी आरबीआई ने फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें उन्होंने 2 साल का मॉरिटोरियम दिया था. ऑटोमेटिक था, कोई भी आउट करे उसको मिल जाएगा. और 8 साल का जो भी आपका बैलेंस है ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो चाहे वो टर्म लोन हो, उसको एक रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2+8 का ऑप्शन दे दिया था कि आप जो है अगर वर्किंग कैपिटल में भी आपकी डीपी शॉर्ट पड़ रही है तो WCTL में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया था. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमारी सिचुएशन हालांकि इतनी वर्ष कभी नहीं हुई जितनी अभी है, लेकिन एक पैरेलल है. उस पैरेलल सिचुएशन में हमें काफी चीजों का फैसिलिटेशन सरकार से मिला था. और अब जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए उससे बेहतर अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन काफी स्ट्रिंजेंट है, कंडीशन काफी खराब है इस समय. तो अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तो 18% का जीएसटी 9% हो जाना चाहिए. अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तो बैंकिंग प्रॉब्लम सारी की सारी रिजॉल्व हो जानी चाहिए इन्हें, बिकॉज कल ही मोदी जी ने बोला है जहान और जान दोनों. तो ये चीजें आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी. ये हमारी इंडस्ट्री की भी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है. अब हमारे को बेसिकली जो एफर्ट करना है, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ अस प्रेजेंट हियर, हमारे को ये सिचुएशन को सामने लाना है कि हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो स्ट्रेंथ है तो अभी तक कभी भी एक्नॉलेज नहीं करी गई सिस्टम में. इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को अगर हम एक्नॉलेज करा पाए. इस चीज पे मेरा एक सवाल है नरेश तिवारी जी, इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करने के लिए, और अभी हमारे पैनल में नहीं आ पाए देवेंद्र चावला जी, AIPMA के चेयरमैन और तिवारी जी चेयरमैन है. तो तिवारी जी आप ये बताएं कि आप तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज हो चीजें और मांग रखी जाए. अभी तक आपने क्या देखा, और सज्जन जी आप खुद भी देखते रहे फिप्पी की तरफ से, क्या हमारी कहीं सुनवाई होती है? तो नरेश जी आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने ये सारा प्रयास किया. और अभी तक जो सज्जन बाबू ने बोला है या राजेश बाबू ने बोला है या मुजीबुर रहमान जी या JK बयानी जी ने बोला, मैं सबके साथ सहमत हूँ. मेरी तो यही प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु ये दिन ये चेन तोड़ दे. कोरोना की चेन तोड़ने के बाद हम जुड़ जाएंगे, रस्ती भी चलेगी, हम लोग भी बचेंगे. पहले तो ये इसका अंत कैसे होना है, जब वो सोचते हैं तो इतना अंधेरा होता है. मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये एक दिन तो ये टूटेगी, जरूर टूटेगी. ये हमारा अटल विश्वास है और संयम में भी बैठे हैं. हमारा परिवार बड़ा है, उसमें लेबर भी है, हमारे सेल्स स्टाफ भी है, हमारे प्रोफेशनल्स भी हैं, सब लोग सहयोग दे रहे हैं. सबको मालूम है कि वो अंधकार है, आगे कहाँ खत्म होगा ये
कैसे ये चेन टूटेगी, कैसे ये सरवाइव होंगे। अगर जिंदा रहे तो सब कुछ ठीक होगा। सरकार भी अपनी है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, चाहे वो केंद्रीय सरकार है, देखिए सब कुछ हल हो जाएगा। नरेश जी, अगर सब कुछ अपना है, लेकिन अभी तक जो पॉइंटेड बातें कहूं तो एनके जी ने बहुत अच्छे मुद्दे बताए हैं, 2-3। राकेश जी ने बहुत अच्छी राह दिखाई है। राकेश जी और ने, मैं सर मेरी एक राकेश जी से थोड़ी सी इंक्वायरी है। सज्जन बाबू ने बोला है कि ये 100 करोड़ के ऊपर पीएफ देगी। वो मैं क्लैरिटी चाहता हूँ कि वो 100 करोड़ पे है कि 100 आदमियों पे है, 100% पे है कि वो जो पीएफ देगी सरकार 3 मास का, मतलब 100 करोड़ से नीचे, 100 करोड़ से नीचे की 100 टर्नओवर, आदमी से ऊपर। नहीं, 100 आदमी से नीचे आदमी होंगे और 90% आदमी आपके 15,000 से नीचे के होंगे, तब आपको छूट है ये। अच्छा, अगर आप 100 लेस देन 100 पीपल, 90%। अगर मेरे पास 110 है तो मुझे नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो ये तो भेदभाव है साहब, इसमें चाहिए ये लिखना चाहिए। भेदभाव तो है, इसको दूर कैसे करें, इसीलिए तो आपसे पूछा गया, क्योंकि आपने बहुत मेहनत साहब की। मैं पहले क्लैरिटी ले लूं, द्विवेदी जी, मैं आप क्लैरिटी ले लूं तो लिखना तो लिख लेंगे, उसमें क्या बात है, हो जाएगी क्लैरिटी। ये ठीक नहीं है, ये भेदभाव है। ये एक्चुअली इसमें ये इसमें होना चाहिए। एमएसएमई को तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता हूँ। एमएसएमई की समस्या लार्ज कुछ ज्यादा है, काम नहीं है। वी आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, हमारी तो वैसे वैसी पोजीशन है जैसे कि आप दिहाड़ीदार मजदूर की है, ना तो किसी गिनती में आते हैं, नंबर में हम बहुत है, लेबर हमारे पास बहुत है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इसलिए हमारी समस्या है, एक तो हम कारखानेदार तो जरूर है, पर हमारी समस्या बड़े सेक्टर से वालों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अटैच टू हमारे साथ है। वो हमें बोल लगाती है, बाबू राशन खत्म हो गया, बाबू ये खत्म हो गया। ये समस्या तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो करनी ही है, हमारा परिवार है। बाकी रही पेमेंट देने की, अभी तो कोई मांगने वाला ही नहीं है। सब बोलते हैं कि बाबू का राशन दे दो, काम तो चले। उनको भी मालूम है, वो मूर्ख नहीं है, वो भी टीवी वगैरह सारा कुछ देखते हैं। ना लेबर भागेगी, ना कहीं जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सबसे पहले तो आप कोरोना की ये चेन तोड़ो, ये प्रभु से प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी हमारे पे कृपा करे, ये चेन टूटे। बाकी इंडस्ट्री की जो कोरोना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कोरोना से लड़ना है, हमारे हाथ में। मेरी बात समझो पंडित जी महाराज, हम ब्राह्मण आदमी हैं, हम प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे कि भाई इसको तोड़ दो। वो ऊपर वाली शक्ति सब कुछ कर सकती है और कुछ नहीं कर सकता। हमारी प्रार्थना में बहुत बल है। अभी आप जैसे जैसे जे आपको कैसे चलना है वो सोचते हो, तो रोज आधा घंटा प्रभु से सिमरण करो, अपने अपने इष्ट को बोलो कि भाई ये कृपा करो, जो उसकी कृपा से हल होगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आगे भी होता रहा है, समस्या सॉल्व होती रही है। ज्ञानी जी मेरे साथ हो गए। मेरा अगला सवाल एमपी सिंह जी हैं, इप्रिति के डायरेक्टर यहाँ पर, और सज्जन जी हैं फिपी के चेयरमैन। मेरा एक दोनों लोगों से कंबाइंड सवाल है, जिसमें मैं पहले चाहूंगा कि एमपी सिंह जी बोले कि क्या इप्रिति अपनी फॉरेस्ट बेस्ड वुड बेस्ड इंडस्ट्री को किसी तरह से मिनिस्ट्री तक पहुंचाने में, फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाने में, हमारी बात को जोर से उठाने में क्या कोई रोल प्ले कर सकती है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? हेलो, अब ये सबको नमस्कार। इसमें हमने पहले ही प्रयास यही कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री की बातों को लेकर जाए अपने मिनिस्ट्री के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। जो अभी जो डिस्कशन से जो हमें इमीडिएट जो लग रहा है, जो मिनिस्ट्री भी चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हम इंपोर्ट को जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में ला सके। इसलिए हमें लगता है कि अभी ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हमको इसे प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट से कोई कंसेशन मांगने जाएंगे, अभी जीएसटी का ही हम सुन रहे थे डिस्कशन, तो अभी ये राइट टाइम नहीं है कि गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल क्रंच में है। अभी गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को
जो 25% फर्स्ट क्वार्टर के लिए होता था उसको उसने 15% कर दिया। दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास में भी पैसे नहीं है। सो दैट इज अनदर। इसलिए अगर हम ऐसी बातें पे लेके जाएंगे जो कि गवर्नमेंट को सूट करता है, जैसे अभी इंपोर्ट के ऊपर में अगर रिस्ट्रिक्शन की बात अगर हम प्रायोरिटी पर लेके जाए कि हमारी सेक्टर को सेव करना है, इसके लिए हमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करें, हम उसको हम रिस्ट्रिक्टेड आइटम में लेके जाए, तो गवर्नमेंट भी इस डिमांड को बहुत सीरियसली लेगी। और मुझे लगता है ये इसके लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स भी चाहते हैं। गडकरी साहब भी बहुत बार बार बोलते रहते हैं, तो फर्नीचर के आइटम पर उन्होंने बोला भी है। इसलिए हमें लगता है कि इस इशू को हम लोग को अभी एकजुट होकर पहले इंपोर्ट को हम लोग बैन करें, देन हम अपने इंटरनल जो सेक्टर है उसकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको हम लोग लिपिबद्ध करके हम लोग धीरे धीरे अलग अलग मंत्रालय में जाना पड़ेगा। जैसे जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, जो जीएसटी का इशू है उसको हम लोग, जो जीएसटी का हमको इशू है उसको हम वहां पर लेके जाएंगे। जैसे जीएसटी के लिए भी एक अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का अपना हम पॉइंट ऑफ व्यू ले जाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन चलाई हुई, उनको उसमें बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं क्योंकि फार्मर्स के इनकम को डबल करना चाहते हैं। तो फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दें। इसलिए हम जब सुटेबल मिनिस्ट्री में जाएंगे तो उनसे जो हम कंसेशन मांगेंगे, इन दैट वी कैन से कि जीएसटी जो हमारा 18% है उसको आप हमें इस सेक्टर के लिए कम करते हैं। इस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्री में अलग अलग तरीके से जाना पड़ेगा। अभी क्राइसिस का टाइम है, तो क्राइसिस में इमीडिएटली जो मुझे समझ में आ रहा है, जो लिक्विडिटी का इशू है वो तो बैंक के थ्रू हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, सभी बैंक कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट के लेवल पे है वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का इशू हम लोग लेके जाए, ये इमीडिएटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हमें इसका मिल सकता है। डीके अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये थोड़ा बताना चाह रहा था कि बहुत ही अभी पीछे 7 दिन पहले निर्मला सीतारमन जी का जैसे मेरे पास भी फोन आया था और भी 3 एसोसिएशन के पास फोन उनका आया था, और बहुत ही स्ट्रांगली एक बहुत अच्छा पैकेज वो बना रहे हैं जो कि स्टिमुलस पैकेज होगा। और लगभग मतलब हमने जो डिमांड की है वो 11 लाख करोड़ के पैकेज की डिमांड की है, और हमने बहुत सारी बातें की हैं कि जो सैलरी का रीइंवेस्टमेंट किया जाए, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए, जितनी भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है उसमें जो उनको पोस्टपोन कर दिया जाए 3 महीने से, जीएसटी का जो 18% का स्लैब है उसको घटा के उसको 12% के साथ मर्ज कर दिया जाए। ऐसे ही जितने भी फिक्स चार्जेस हैं यूटिलिटी बिल्स के, उनको हमने बोला है कि आप इसको अभी खत्म कर दीजिए अगले 6 महीने के लिए, एक्चुअल कंजम्पशन के हिसाब से उसके ऊपर लगे। ऐसे ही जैसे एलएलपी के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, प्रोप्राइटरशिप के ऊपर भी जो टैक्स रेट है वो जैसे कॉर्पोरेट का किया आप उसी को कर दीजिएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे सजेशंस गए हैं। मोरेटोरियम की जो बात है, बैंक का मोरेटोरियम, वो लगभग 6 महीने का कर दिया जाए और एमएसएमई के लिए 1 साल का कर दिया जाए। जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 10% के बजाय ऑटोमेटिक अप्रूवल 25% का हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रपोजल उनके पास गए हैं, तो सभी हमने भी दिए हैं, फिक्के ने भी दिए हैं, सीआईआई ने भी दिए और एसोचैट ने भी दिए हैं, और उनके ऊपर बहुत सीरियसली वर्किंग हो रही है। बार बार वहां से फोन भी आ रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए। तो मेरा मानना है कि हम बहुत आशावादी रहे इस मामले में, और बहुत जल्दी ही हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही एक स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है। तो चीजें इतनी, गवर्नमेंट को भी पता है कि इस समय फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होना बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं होगी और जितना ये डिले होगा उतना ही उसको स्टार्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट पूरा कंसिडर कर रही है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि कुछ अच्छा होने वाला है इंडस्ट्री के लिए भी और सभी इंडस्ट्री के लिए। सजन जी और इनके जी, क्या हमारी तरफ से भी कोई प्रेजेंटेशन वुड पैनल इंडस्ट्री से डायरेक्टली हुआ है क्या किसी मिनिस्ट्री को, या होने वाला है क्या? ये एक्चुअली हमने मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले राकेश जी ने भेजा है, क्योंकि वी हैड इंटरनल डिस्कशन 7-8 मैन्युफैक्चरर्स, और उसके बिहाफ पे हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को पीयूष गोयल जी को भेजा है। नहीं, अभी भेजा नहीं है इनके जी, हम तैयार कर रहे हैं उसको। अच्छा, अभी गया नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर में। राकेश जी, इस सेमिनार में हो रही बातों में से कुछ एक जरूर आप नोट करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और सज्जन बाबू, क्या
फिप्पी इसे प्रेजेंट कर रही है आगे कहीं? फिपी का मेरे पास भी आग्रह आया था कि मैं अपने सजेशन दूं जिसको मिनिस्टर तक पहुंचा सके। तो मैंने उनको प्राइम सजेशन आज के दिन के लिए यही दिया है कि हमारे अधिकांश इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और छोटे मैन्युफैक्चरर हैं प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर, वो वेजेज दे नहीं पाएंगे। अभी मार्च का जैसे तैसे दे दिया, लेकिन आज उनका सारा पैसा रुक गया, माल बिक नहीं रहा है, जो माल बिक गया उसका पैसा आ नहीं रहा है, बैंकों की लिमिट ओवर चल रही है, तो वो पैसा दे नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट को तुरंत जो है इस में काम करना चाहिए कि उनकी कोई व्यवस्था करे। जैसे सिंगापुर गवर्नमेंट है, उसने भी अनाउंस किया है कि सबका 1 महीने का वेजेज गवर्नमेंट देगी पूरा। हम तो 1 महीने का समझ लीजिए एक तरह से पार्शियल लॉकडाउन था वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सबका 1 महीने का वेजेज देगी। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ स्केल एंड दिस थिंग, तो समथिंग गवर्नमेंट को जो है पूरी इंडस्ट्री का, जैसे हमारी इंडस्ट्री है वैसे ही सारी इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट को या तो आना चाहिए कि भी जो भी वेजेज है या हर लेबर का अप टू 5,000 या 7,000 या 8,000 तक पर वर्कर पर मंथ, जब तक इसकी सूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट देगी। तो ऐसा अगर कुछ आता है, क्या कोई इंडस्ट्री जो रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी वहां काम कर रहे हैं, या उसके यहाँ एक बहुत कम लेबर है जो रजिस्टर्ड है, क्या वो भी इस प्रीव्यू में कवर हो पाएगी या हो सकती है? देखिए ये क्या है, जो अलग अलग इंडस्ट्री का लेवल है, तो छोटी इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें खाली कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम होता है, तो उसके अंदर उनके पास थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर को दें नहीं दें, कमती दें ज्यादा दें, तो उनका अलग है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है उनको देना पड़ेगा, तो पैसा जो देना पड़ेगा, गवर्नमेंट की डायरेक्टिव है, लेकिन पैसा होना चाहिए ये भी लाजमी है। तो ये एक सबसे ज्वलंत समस्या यही है कि अच्छा आज हमारे सेंचुरी प्लाईवुड में ले लें, तो हमारे यहाँ टोटल वेजेज बिल जो है सब यूनिटों का मिला के, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड और 6 प्लाईवुड फैक्ट्री का मिला के 30 करोड़ रुपए महीने का है। तो अगर 1 महीने का हम इंतजाम करके दे भी दें, ये स्थिति 2 महीना 3 महीना चल गई या प्रोडक्शन चालू नहीं हो या 25% गया, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो एक चीज बताइए कि क्या हमारी सारी इंडस्ट्री लगभग एक ही लेवल पर काम करे, लगभग सभी लोग 50%, 25%, इसका कोई एक ऐसा डायरेक्शन बन सकता है क्या वुड पैनल इंडस्ट्री के केस में, जिसमें कि सभी लोग लगभग एक ही रेशियो में, एक ही अमाउंट में पैसा दे, ताकि इसमें डिस्टर्बेंसेस ना हो, ग्रीवेंसेस ना पैदा हो, और आप सभी पूरी इंडस्ट्री मिलके एक सर्टेन लेवल पे, ऐसा पॉसिबल है क्या सर? देखिए ग्राउंड रियलिटी मैं खाली एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी मार्च महीने की सैलरी हमने चेन्नई में दी, उसमें 2 आदमी छुट्टी में गए हुए थे, वो छुट्टी से वापस आए, आने के बाद में उनने हमको अप्रोच भी नहीं किया, फैक्ट्री में आके बताया भी नहीं, वो सीधा वीडियो के पास चले गए कि हमको तो पैसा नहीं दे रही है कंपनी। वीडियो अपनी टीम लेके हमारी फैक्ट्री में आ गया कि आप पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमने बताया कि मैंने सबको पेमेंट किया है, पूरा जितना था पैसा वो तो दे ही दिया, और जितने दिन बंद रही फैक्ट्री 7, 8, 10 दिन मार्च महीने में, उसका हमने जो भी उनका मिनिमम वेजेज था 8 घंटे का पैसा दिया है। ये 2 आदमी आए नहीं, तो अगर हम लोग सबको दिया तो इनको 2 को हम क्यों नहीं देते? तो वो कागज वगैरह देख के और वो लोग मान गए, तो साथ में उनके वीडियो आ गए, एनजीओ आ गए, तो ये सिचुएशन है। तो आज के दिन अगर हम लोग पैसा मना करेंगे तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो उसका जो राजेश जी ने किया है या जो मैंने पहले सजेस्ट किया था, हम लोग एमिकेबली उनको कॉन्फिडेंस में लेके कोई अगर पैकेज बना सकते हैं तो बना सकते हैं, और अदरवाइज आर्बिट्रेरली या हम लोग को डिक्लेयर कर देंगे हम लोग नहीं देंगे या आधा देंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। ये मेरी ये सोच है कि जो भी वर्कर्स का जो भी कट होना है वो एज ए इंडस्ट्री एज ए होल होना चाहिए। इंडिविजुअल बेसिस पे चलने में बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आ जाएंगी। और एक आपने जो दूसरी सजेशन दी है कि गवर्नमेंट को हमें ये बोलना चाहिए कि मिनिमम पर वर्कर्स, ज्यादा सैलरी वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से 15,000 की सैलरी गवर्नमेंट गिनती है, तो 15 में ये होना चाहिए कि 5,000 वर्कर, जिस भी वर्कर का ESI PF चाहे हमारा डायरेक्ट कट रहा है चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कट रहा है, दोनों में, क्योंकि एटलीस्ट ही इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, मे बी डायरेक्टली और मे बी थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, उनका कुछ परसेंटेज सैलरी गवर्नमेंट को हमें देनी चाहिए, जिससे कि हम वर्कर को, देश के वर्कर भी जिंदा रहे और हम भी जिंदा रहे।
क्योंकि इस समय जरूरत ये है कि भी वर्कर्स भी हमारा ही अंश है, और उस अंश को हम समझेंगे तो वो भी जिंदा रहेगा और हम भी जिंदा रहेंगे। तो ऐसा हल निकलना चाहिए कि कुछ वर्कर कंपनसेट करें, कुछ सरकार कंपनसेट करें, कुछ हम कंपनसेट करें, जिससे ये टफ पीरियड है वो निकल जाए। और इससे पहले जो मैंने बोला था, जो सरकार पहले एक स्पीकर ने बोला भी था कि भी गवर्नमेंट के हाथ में पैसे से ज्यादा ये है कि इंपोर्ट को बैन कर सकती है। अगर इंडस्ट्री अगर इंपोर्ट भी टोटली बैन हो जाता है तो भी कुछ हद तक इंडियन इंडस्ट्री सरवाइव कर जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में प्लाई, पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ, फर्नीचर इतना ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है जिसकी कि इंडिया में जरूरत नहीं है, और हम लोग अपनी फैक्ट्री को चला नहीं पा रहे हैं। आज अगर किसी भी एमडीएफ वाले की फैक्ट्री देखेंगे तो ऑलमोस्ट रनिंग 50 to 60% कैपेसिटी, इवन लेस। और वही पार्टिकल बोर्ड की हालत है, वही प्लाई वालों की हालत है। आज यमुनानगर में देखोगे तो प्लाईवुड की 50% फैक्ट्री बंद पड़ी है, छोटी छोटी, जिनके पास में मालिकों की पोजीशन वर्कर जैसी है। इन सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से हमें ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भी हर आदमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ वर्कर कम ले ले, कुछ सरकार दे दे, कुछ हम दे दे, तो तीनों मिल करके ये दुख का पीरियड है वो निकल जाएगा। सज्जन बाबू, जो ऐसे में आज जो सिनेरियो दिखता जा रहा है उस हिसाब से जो क्या हम बैंकों से उम्मीद कर सकते हैं, बैंकों के इंटरेस्ट रेट माफ हो जाए, बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ जाए, सीसी बढ़ जाए, या बैंकों के अननेसेसरी चार्जेस या डिफॉल्टर वाला जो आपने बात उठाया था, तो क्या इसमें संभावना है या हम सिर्फ बातें कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो यही एक संभावना है और कुछ नहीं होने का है। बाकी कुछ हमारे जो जिनको हम लोग माल देते हैं उनको कन्विंस करके कुछ रुपया ले लें, और बाकी हम लोग को बैंक को ही कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। बैंक को सरकार ने बोल दिया है कि आप राहत दो, उनकी सीसी लिमिट बढ़ा दो, उनका इंटरेस्ट को वेब कर दो, मतलब डेफर कर दो, और इंस्टॉलमेंट को डेफर कर दो। तो ये सरकार ने बैंक को बोला है, और आप बैंक से जाएंगे, अच्छे रिलेशन रखेंगे, बैंक आपको एकोमोडेट करेगा। और लेकिन इसमें क्या है, जो अलग है भाई, कुछ एनपीए है वो है, वहां बैंक सामने नहीं आएगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनपीए है, क्योंकि उसके अंदर बैंक फिर और रुपया नहीं डालेगा, लेकिन जो अच्छे अकाउंट हैं जो चल रहे हैं उनके अंदर बैंक हेल्प करेगा। देखिए, बैंक तो निश्चित रूप से हेल्प करेगा प्रगत जी, क्योंकि बैंक के भी हित में है कि और एनपीए ना बढ़े जी, और जो ऑलरेडी एनपीए है उससे दूरी बना सकता है वो। लेकिन जो एनपीए नहीं है और एनपीए के डोर को नॉक कर रहा है, उस डोर को खुलने ना दिया जाए, उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से बैंक और कंपनी के प्रमोटर्स दोनों पे रहेगी। बैंक उसमें निश्चित रूप से एज ए स्टेक होल्डर सामने आएगा। और मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोग हम लोग जो मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि हम लोगों ने काफी सारी चीजें जो डिस्कस की हैं कि क्या सरकार से लिया जा सकता है, क्या इंडस्ट्री कर सकती है। मुझे लगता है कि देखिए, काफी सारी चीजें, जैसे अग्रवाल साहब ने भी बताया पीएचडी से, कि हम काफी सारी चीजें एज इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से। राइट। मोदी जी ने कल बोला है इस बात को, जान और जहान दोनों साथ में चलनी है। तो अब जहान की बात होगी, सरकार लाएगी। और जो बात कर रहे हैं अग्रवाल जी, जिन्होंने बोला कि 11 लाख करोड़ की बात करी है पैकेज की, और कुछ लोगों ने इवन 22-23 लाख करोड़ तक की बात की है। आई कैन टेल यू कि यूएस ने 11% ऑफ जीडीपी का पैकेज दिया है स्टिमुलस। दूसरी कंट्रीज यूरोप में, मेरे ख्याल से जर्मनी ने कुछ 6% ऑफ जीडीपी का दिया है। अगर हम ऑन एन एवरेज 5 to 6% भी ले लेते हैं तो 15 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हो जाता है। जीएसटी के रिडक्शंस वगैरह में यहाँ पर बैठे हुए कुछ हम पैनल के लोगों से सुन रहे थे कि सरकार के पास पैसा है या नहीं है। मैं समझता हूँ ये सब हमारे विषय नहीं है। हमारे को इस बारे में कोई चिंता करने की या कोई वक्तव्य देने की भी आवश्यकता नहीं है। सरकार के पास में ये जिम्मेदारी है। जैसे आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, कैसे अपने आप को सस्टेन करें, अपने आप को हम कैरी ऑन कर पाए, वही सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार की उतनी जिम्मेदारी जितनी हमारी जिम्मेदारी है, और वो कहीं ना कहीं से रिसोर्स लेके आएंगी। आज देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, जो हमारी एक्सटर्नल लोन है कंट्री का, वो हार्डली आज के दिन करीब 20% ऑफ जीडीपी है। अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमी, हमारी जैसी जो इकोनॉमी है उनके देखें तो वो लोग 70% ऑफ इकोनॉमी तक के लोन लेके बैठे हुए हैं।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सरकार के पास में फिस्कल डेफिसिट है, सरकार के पास में एक्सटर्नल बोरोइंग है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको वो देख सकती है। लेकिन अब मैं एक बात अभी कह करके खत्म करना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए कुछ चीजें हैं जो सारे इंडस्ट्रीज पे लगेंगी, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंक, उस हिसाब से आप एमएसएमई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी इंडस्ट्री से स्पेसिफिक, हमें, मैं समझता हूँ ये जितने भी हम यहाँ लोग मौजूद हैं उनके ऊपर में बहुत जोर देना चाहिए। हमारी आवाज जो सामान्य लोगों की आवाजें हैं, यहाँ तक तो मतलब वो लोग काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, और वो लोग जो है 11 लाख 15 लाख के पैकेज की जो बात हो रही है वहां तक पहुंच चुके हैं। हम सिर्फ अपने एरिया को अगर डोमेन को देखें, उस डोमेन में मैं 3-4 चीजें केंद्रित कर सकता हूँ, यही से निकल के आई हैं। एक तो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एनके जी ने जैसे बताया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो प्लांटेशन से अगर हम लिंक करके कुछ अपनी इंडस्ट्री को एग्रो कलर दे सकें, जो कि है लेकिन मानते नहीं है लोग, वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट हो सकती है। ये एक टेस्टिंग टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है, इस समय हम सब खाली बैठे हुए हैं, मिल करके अगर हम अपनी कंट्री को, अपनी इंडस्ट्री को फॉरेस्ट बेस से एग्रो बेस में कन्वर्ट कर दें, तो ये एक परपेचुअल बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री को मिलेगा। और तीसरा है लेबर। मेरा ये मानना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ऑन एन एवरेज 50% ऑफ द रेवेन्यू इज टुवर्ड्स लेबर इन द एंटायर चेन, स्टार्टिंग फ्रॉम वुड प्लांटेशन। इंटरनेट की डिस्टरबेंस आपकी तरफ लग रही है राकेश जी के यहाँ, इंटरनेट की डिस्टरबेंस लग रही है शायद। यस राकेश जी आपकी हाँ। वॉइस लॉस्ट है। सज्जन जी तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, नहीं मेरा कुछ ज्यादा भी ऐड करने का नहीं है। बस अगर समअप करने के हिसाब से आप बोलें तो यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी। लोगों का विश्वास बनाए रखें, वर्कर्स का, इसका बैंक से मिलके काम करें, और बाजार में माल जाने में, आने में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी, पैसा आने में, साइकिल चालू होने में। तो अपने को ये चीज समझते हुए और अपने को थोड़ा सा, जैसे दलदल में फंस जाता है ना, तो उस समय ज्यादा हाथ पैर चलाएंगे तब और गहरा धसेंगे, और खाली छोड़ देंगे तब भी धसते जाएंगे। तो हम लोग को बताना है कि भाई धसे नहीं, दलदल से हम लोग कैसे निकल सकते हैं और उस समय तक एनर्जी को प्रिजर्व करें। एक राजेश मित्तल जी से मेरा सवाल है छोटा सा कंक्लूजन के पहले, कि बाजार जहां पर कि बहुत सारे व्यूअर्स सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर, और ये पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा भी आगे बहुत फंसा है, कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा मांगती हैं कि उनके पास है, लेकिन वो भी एक चेन का हिस्सा है। तो ये पूरी चेन अगर डिस्टर्ब है तो इसमें आप एज ए इंडस्ट्री पायनियर्स क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, या एक लार्ज सजेशन क्या देंगे इस चीज को बढ़ाएं कैसे? बैंक का काम बैंक करेगा, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करेगी। हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट कवर कर रहे हैं। एक, इंपोर्ट पे बैन करें वुड प्रोडक्ट के। दूसरा, इसको फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट से एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट में ले आए। तीसरा, लेबर के लिए हम रिकमेंडेशन करें। ये 3 बातें राकेश जी ने बड़ी ब्यूटीफुली रखी, लेकिन एक चौथा हिस्सा है जो है मार्केट साइड का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, पेमेंट्स का। राजेश मित्तल जी कृपया आप सजेशन पूरी इंडस्ट्री के लिए दें। ये बात अब बहुत सारे लोग सुन रहे हैं फेसबुक लाइव से, मुझे लगता है कि 3-4-5 हजार लोग सुन रहे हैं। आप मुझे जरूर बताएं, संबोधित करें, ये बहुत जरूरी बात है। राजेश बाबू, राजेश मित्तल जी का सिग्नल। ये जो है मैं इस पे आपका जवाब देता हूँ जी। क्या है कि बिना किसी विश्वास के कोई किसी को एक पैसा नहीं देता है। तो उधार जो हम लोग देते हैं तो हमारा एक आपसी विश्वास है, एक दूसरे का जो भी डीलर हैं उनका वो है, तो उसी विश्वास के ऊपर देते हैं, और उन्होंने भी आगे दिया हुआ है। तो उनकी समस्या हमारी समस्या है, हमारी समस्या उनकी समस्या है। आगे भी हम लोगों को काम करना है, वो हमारे डीलर रहने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रहने हैं। तो ये मिलजुल के जब बात करेंगे उससे रास्ता निकलेगा, और पैसा उनका भी नहीं डूबना है, उनका पैसा उनके पास आएगा, उनका पैसा हमको जो पाना है वो भी आएगा। बस उसका क्या है कि अभी जो समस्या है उसके अंदर एमिकेबली बात कर करके उसका सोल्यूशन निकालना है,
उनको बोले भी आप भी हमको दो, वहां से लेके आओ। तो ये सारी चीजें हैं। अभी जैसे किसी का सीडी उडी रहता है तो उसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई ये जो 1 महीने का लॉकडाउन का पीरियड है या इतना है, तो हम आपको 15 दिन बाद सीडी देते थे, तो अभी उसको हम लोग 1 महीना बढ़ा देंगे। आप 1.5 महीने बाद भी पेमेंट करोगे तो आपकी सीडी हम आपको अलाउ कर देंगे। समथिंग एमिकेबल रास्ता निकाल के। और क्या है कि पेमेंट वेमेंट की ऐसी चीज है, जोर जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। आपको अगर नहीं मिलता है तो आपके पास या तो समझाओ और या आप कोर्ट में जाओ। तो कोर्ट में तो इंडिया की जो स्थिति है उसका सॉल्यूशन आप 5 साल में भी नहीं निकाल सकते। तो एमिकेबली बात करके ही करना पड़ेगा। उनको भी काम करना है, उनको भी आपके साथ रहना पड़ेगा और समझा बुझा के। और आपका एक विश्वास है एक दूसरे में, इसीलिए आपने क्रेडिट दी है और उनका भी दायित्व है, वो भी आपको देंगे। यानी आज के पीरियड में हम एक तरफ तो अपना प्रयास करें, एसोसिएशन और इंडस्ट्री की तरफ से लेबर एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ मूव करें और बैंकिंग से ज्यादा बेनिफिट मिले उसके लिए प्रयास करें बैंकों के साथ। दूसरा, मार्केट में डीलरों से प्रयास करें कि वो भी रुके नहीं, अपनी कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते रहे, रिक्वेस्ट करें। और तीसरा, सैलरी घटाने के लिए निगोशिएशन करें। सारे एम्प्लॉय से कहें कि आप 40%, 30%, 50%, 70% जो सिलेक्टेड हम क्या ये ओवरऑल कंक्लूजन है। राजेश जी, मैं आपसे कुछ ऐड कराना चाहता था। सवाल था कि बाजार पैसा दे और गाड़ी चले, इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे ओवरऑल अक्रॉस डीलर? यही क्योंकि आप डीलर लोगों से काफी जुड़े रहते हैं। हाँ प्रगति जी, अभी तो भाईचारे से ही पैसा लेना पड़ेगा सर। को समय नहीं है, अपनी भी प्रॉब्लम वो भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं वो नहीं समझ रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम भी अपने लोग समझ रहे हैं। तो भाईचारे से भी जितना अपने लेके काम चलाने बेटर है। और जो पहले कहा था कि चैनल फाइनेंस एक फैसिलिटीज अवेलेबल है, बैंक काफी एज ए टूल, उसको जितने भी अपने इंडस्ट्री में जितना यूज कर सके टू हेल्प द परचेज के लिए, तो वो भी अपने लिए बेहतर होगा। एक लास्ट सवाल एक और है ओवरऑल। एक लास्ट सवाल से पहले आपसे नम्र प्रार्थना है। एक सेकंड मैं आपसे फिर आपसे लेता हूं। एक सवाल है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहे थे, क्या रुपए की फ्लक्चुएशन में उसका कोई एब्जॉर्प्शन, जो कई रॉ मटेरियल जैसे हम फिनॉल मंगाते हैं, डिजाइन पेपर मंगाते हैं लैमिनेट के लिए, क्या उसके कोई एब्जॉर्प्शन में इंपोर्ट ड्यूटी में भी कोई आसार है उसमें कोई छूट पाने के, या वो क्या पास ऑन किया जा सकता है, या रुपया डिवैल्यू और करेगा आगे तो उसके सेटबैक्स को हम कोई ऑब्जर्व करने का कुशन है? राजेश जी और राकेश जी, दोनों लोग आप लोग इस बात को जवाब अगर चाहें तो दें। देखिए, मैं डेफिनेटली ड्यू वैल्यू का तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी में कितनी करती है, क्या स्टिमुलस देती है, मेरे को डाउट लग रहा है इसमें, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है। और अगर अपने बेसिकली अपना मेजर रॉ मटेरियल का प्लाईवुड या पैनल इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली देखें तो मेजर रॉ मटेरियल अपना वुड है, जो कि डोमेस्टिकली पूरा लोकल अवेलेबल है। ठीक है ना। आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ गिरावट होनी चाहिए। बट जो इम्पोर्टेड है लाइक फेस है, उसके अंदर हो सकता है कि पीछे से भी कुछ डाउन हो जाए, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स ऐसी इश्यूज रहेंगी, वहां से कोई डाउन हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट कितना कस्टम में देती है, आई माय डाउट। बिहानी जी आपका कोई सवाल है ऐसा जो यमुनानगर और नॉर्थ की इंडस्ट्री को आप पूछना चाहते हो इस पैनल से? एक मैं अभी बीच में प्रोविडेंट फंड का कुछ जिक्र आया था, उसमें एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, बड़े बड़े स्टालवार्ट्स हैं इसमें पैनल में। ये जो प्रोविडेंट फंड की रिबेट जो गवर्नमेंट ने कहा 24% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, क्या हमें वर्कर से वो पैसा काटना है? क्या वो 24% रिबेट इंडस्ट्रियलिस्ट को है या 12% लेबर को है, 12 हमें है? नहीं, आपको लेबर का ESI PF का पैसा जो 12% काटते हैं वो आपको नहीं काटना है और आपको भी जमा नहीं करना है 12% जो है, तो उसका ये जो रुपया है वो गवर्नमेंट देगी। तो एक बार आप, मेरे ख्याल से तो अभी यही करना पड़ेगा, हम जमा नहीं करेंगे और उसका गवर्नमेंट के फंड से वो रुपया डायरेक्ट ESI एंड PF में जाएगा। और चूंकि आप दे नहीं रहे हो तो आप लेबर का फिर काट नहीं सकते हो, लेबर का जब आप दे नहीं रहे हो गवर्नमेंट देगी। हाँ, एक चीज है इसमें सर कि लेबर अगर कोई 15,000 तनख्वाह ले रहा है और उसका कटेगा नहीं, फिर भी उसके अकाउंट में 24% जाएगा, तो क्या गवर्नमेंट इस टफ टाइम में लेबर को इंसेंटिवाइज तो शायद नहीं करना चाहती होगी? इंसेंटिवाइज करने का टारगेट तो इंडस्ट्री होना चाहिए। मतलब इसका ज्यादा सही तो ये रहता कि गवर्नमेंट बोलती कि एक बार हम लोग ESI PF को एग्जम्प्ट करते हैं, ना एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी ना लेबर को देनी पड़ेगी,
उसको आप पूरा पैसा देते रहिए और इस पीरियड के लिए ESI एंड PF का प्रोविजन एक बार हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो दिस वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग कि इलाज ESI से मिलना है वो जारी रहेगा और जो सेविंग पास्ट की है वो उनके पास रहेगी। आगे जब स्थिति नॉर्मल होगी तब वापस कटना लगेगा, वापस जमा होने लगेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने दे दिया कि भाई उनका पैसा देगी, लेकिन राइडर्स बहुत है, 100 से नीचे आदमी होने चाहिए, 90% आदमियों की 15,000 से नीचे सैलरी होनी चाहिए। तो वो तो क्या है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो ये किसी को फायदा नहीं होगा। हाँ, ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन इनका क्वेश्चन सही है। इस केस में काफी लोग आ जाते हैं, MSME के काफी लोग इसमें आ जाते हैं, कम से कम यमुनानगर में तो आ ही जाते हैं। तभी आते हैं साहब। तिवारी जी आप क्या कह रहे थे? एक पॉइंट और था मेरा, एक पॉइंट और था। बयानी जी का पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि 3,000 इंडस्ट्री इसी में फंसी हुई है जिनके पास 90, 100, 110, 120 की लेबर है। मैंने पहले भी ये बोला था कि इसको क्लैरिटी करनी चाहिए, नहीं तो इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा कि भाई 100 करोड़ से नीचे वाली इंडस्ट्री के जिसके पास 100 आदमी है, चाहे 110 है, चाहे 20 है, जिसकी तनख्वाह 15,000 से कम है, उसका ESI और प्रोविडेंट फंड सरकार बनेगी। ये इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ना तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री इसमें, ना तो बयानी जी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट है, ना स्मॉल स्केल को, ना मीडियम स्केल को। ये तो अनाउंस करने की बात है कि ये 3 मास का जो प्रोविडेंट फंड भर देगी सरकार 24%, वो तो किसी को बेनिफिट नहीं है। जो उनके जो किंतु परंतु है वो हटाने चाहिए। बिहानी जी आपका क्या सवाल है? एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ सर, सवाल है जो मेरा सवाल है, क्योंकि डिमांड अब कम ही रहेगी, मान लो हम इससे उभर भी जाते हैं 1, 1.5, 2 महीने में, हम लोगों को थोड़ा एक्सपोर्ट पे थ्रस्ट देना चाहिए। EPDT कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करे, E1, E2 ग्लू की हम लोगों ने कई बार मांगी थी, ये लोग उसे अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, न क्या पता नहीं, अभी तक ये पॉपुलर नहीं हुई है। एक्सपोर्ट पे हमारा थ्रस्ट होना चाहिए, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। और बाकी चीजें तो सबने कही है, जैसे GST में कुछ रेट कम हो तो कम से कम डिमांड बूस्ट हो, सेक्टर भी ज्यादा फॉर्मेट में आए। तीसरी चीज मैं एक कहना चाहता हूं कि जनवरी और फरवरी में जो सेल हुई है वो डीलर का स्टॉक फंसा है, उसके पैसे आए नहीं, तो बैंक से उसकी परमिशन ली जाए कि उसका वो बिल डिस्काउंट कर दे और हमारे स्टॉक से वो डेटर लेस कर दे, ताकि वो डबल फाइनेंसिंग ना हो। ये एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म हो सकती है, हमें इमीडिएट लिक्विडिटी मिल जाएगी। और ये केवल उन्हीं लोगों पे लागू हो जो फर्स्ट क्लास बायर हैं, जो 2-4 सालों से हमारे से जुड़े हुए हैं। ये एक पॉइंट अगर PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऊपर उठाए तो ये एक बहुत लॉजिकल पॉइंट है, इसमें सरकार का लॉस नहीं है, किसी का नहीं, लिक्विडिटी आ जाएगी हमारे पास। राजेश जी बताएं। राजेश जी नहीं, ठीक है, ट्राई करना चाहिए, अच्छा सजेशन है, ज्ञानी जी का बहुत अच्छा सजेशन है। इनका सजेशन एक्सपोर्ट वाला ही बहुत अच्छा लगा कि आई थिंक वी आल्सो ट्राई कि कैसे एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है ना, कैसे कि उसमें करें। आई थिंक गुड सजेशन है। या DK अग्रवाल जी PhD से आपका कुछ कंक्लूजिंग रिमार्क हो अगर इस सारे सुनने के बाद? DK अग्रवाल जी शायद इंटरनेट ब्लॉक है। कंक्लूजिंग रिमार्क में ओवरऑल, हाँ, यू हैव एनी क्वेश्चंस? मेरी बात समझो सर, सब अभी, हेलो, हाँ बोले। अभी तक तो हमने सारी डार्क पिक्चर ही डिस्कस की है, हमारे डिफिकल्टीज क्या है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रगत जी, आपसे मेरी बहुत लंबी डिस्कशन होती रही है, थोड़ी सी हम लोगों को रोजी पिक्चर भी दिखाओ कि आफ्टर जे लॉकडाउन जब एक बार सवाल ले ले मुजीबुर रहमान जी का साउथ का भी, वो काफी सारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि हौसले की गोली भी दो। सज्जन जी, राकेश जी और राजेश जी और NK अग्रवाल जी ने बहुत सारी चीजें अभी देनी है, मोटिवेशन की गोली। एक बार मुजीबुर रहमान जी, कोई आपकी इंडस्ट्री का एनी क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू रेज फ्रॉम दैट सेक्टर, साउथ इंडिया, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव एंड यू वांट टू पुट अक्रॉस द पैनल? Yes, sir. We are challenging. Actually, we are facing a challenging situation. Without government support, we cannot come out from this situation. So that we have to submit some demands with the government through you. After this discussion, I think something has to go to government, because now we need at least 6 months moratorium for
that GST and waiver of bank interest and waiver of ESI and PF contribution from our side. That these kind of things we have to submit to the government. Otherwise, how to come out from the challenging situation? The plywood industries are facing deep trouble now. Now that actually we are not discussing about that cases. Now we are giving food expense to all laborers without getting any revenue. We are not getting any revenue this period, but we are that accommodating them, and we are giving food expense to them, and we are giving salary for all staff. All are going from our pocket. Yeah, we have. Now our pocket is empty. So this has to. Yeah, tell me. We have discussed this similar questions on earlier discussions where we know all that there are समस्या सबके साथ है. We all are facing problem. We have to. The outcome of this panel is हमें बाजार से पैसा लेना है, लेते रहना है, लोगों को सपोर्ट करना है और प्यार मोहब्बत से ही लेना है. पहला. दूसरा ये कंक्लूजन निकला है कि हम अपने रिप्रेजेंटेशन को अपने एरिया में दें, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन के भरोसे ना रहे. वो होएगा अपना काम. उस रिप्रेजेंटेशन में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो हो सकती हैं. वो पहला है कि हम इंपोर्ट कैसे रोकें, दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे बढ़ावा दें, तीसरा लेबर के लिए हम क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसकी एग्रो फॉरेस्ट्री के बेसिस पर डिमांड ले. चौथा जो कंक्लूजन मैं समझ पा रहा हूं जो राजेश जी ने दिया था कि हम प्यार मोहब्बत से पैसा ले. सज्जन जी ने कहा था कि जो चीजें गवर्नमेंट प्लान कर रही है और करने वाली है, ये अभी और देखने की बात है. अगले 15 दिनों में क्या अनाउंसमेंट आती है, क्या बेनिफिट्स मोदी जी देते हैं, क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है, ये सारी चीजें देखने की बात है. लेकिन सबका सहारा अभी बैंक ही है. अभी जो देखकर समझ में आ रहा है कि सभी ये मान रहे हैं अंदर से कि सबका सहारा फिलहाल आगे आने वाले समय में बैंक है. और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी तरीके से बैंकों को ये निर्देश देगी कि वो अपने अभी तक के बेनिफिट पास ऑन करें, सरचार्ज पास ऑन करें, इंटरेस्ट रेट को माफ करें या एक्सटेंशन दे. लेकिन ऐसा कुछ भी अभी हुआ नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें होंगी. पीएचडी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, फिफ्टी की तरफ से, प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च, इप्रिति की तरफ से, सभी अपनी अपनी तरफ से उस मांग को बढ़ावा दें. और इसी कंक्लूजन के साथ क्या कोई और रोजी पिक्चर के दिखाने के लिए होप क्या है? हाँ, प्रगति जी अभी तिवारी जी ने कहा. तो देखिए क्या है, ये भी नहीं रहना है, वो भी नहीं रहना है. अच्छी समय के बाद में खराब समय आया है, तो खराब समय के बाद में अच्छा समय आएगा ही. और हमारी पैनल इंडस्ट्री को अभी बहुत आगे बढ़ना है. मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आपके एक सेमिनार हुई थी, उसमें डाटा दिया था कि चाइना के अंदर, चाइना से हम लोग बहुत समकक्ष हैं. हमारी पॉपुलेशन 136 करोड़ है, चाइना की 140 करोड़ है, तो पास है. हमारा प्लाईवुड का कंजम्पशन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर है. चाइना का आज के दिन प्लाईवुड का कंजम्पशन 200 मिलियन क्यूबिक मीटर है. एमडीएफ का हमारा 1 मिलियन है, पार्टिकल बोर्ड का 1 मिलियन है. चाइना का पार्टिकल बोर्ड का 34-35 मिलियन है, एमडीएफ का 50 मिलियन है. तो ये जो चीज है, इतना बड़ा गैप रह नहीं सकता. हमारी पैनल इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ना है. इंडिया में प्लांटेशन भी बढ़ेगी, प्लांटेशन के ऊपर आधारित इंडस्ट्री भी बढ़ेगी. और आज भी हम लेबर कॉस्ट में चाइना से बहुत नीचे हैं. तो हमारी इंडिया के अंदर और पर कैपिटा जो कंजम्पशन है आज के दिन बहुत कम है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ना है. तो हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करना है. और लोग सोचते हैं कि भाई आने वाला टाइम पार्टिकल बोर्ड का है या एमडीएफ का है, ऐसा नहीं है. लास्ट 5 सालों में प्लाईवुड की ग्रोथ चाइना के अंदर 200% हुई है, जबकि एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड की प्रैक्टिकल कोई ग्रोथ नहीं हुई है लास्ट 5 साल में. तो प्लाईवुड के हमारे जो भाई हैं, उनका भविष्य उज्जवल है. प्लांटेशन के ऊपर आधारित करके हम जो प्लाईवुड बनाएंगे वो चलेगा. और मेरा सिंह जी को भी साधुवाद है कि उन्होंने इपट्टी से कई पहल ली है, लोगों से मिलकर उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार ऑर्गेनाइज की है. और मुझे आशा है कि हमारी बातों को वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर तक ले जाएंगे, गवर्नमेंट तक ले जाएंगे. एंड देखिए, आशा पे तो सब जिंदा है, हमको आशान्वित तो रहना ही है, तो उसमें तो कहीं कोई कोताही नहीं है. कोई भी टेक्नोलॉजी इप्रिति की वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आप लोग अपने एम्प्लॉय को भेजिए, हम लोग ट्रेन करेंगे. कोई भी
कोई भी टेक्नोलॉजी विपरीत अपने पास नहीं रखेगी। हम आज के दिन में ऐलान कर रहे हैं और इसी Thank you. चीज को हम फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्रगत जी, मैं नरेश जी के क्वेश्चन का जो जवाब था बहुत अच्छा था इनका क्वेश्चन। कैन यू हियर मी प्रगत जी? जी 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 सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट जो डेफिनेटली अपने अग्रवाल जी ने बोला, गवर्नमेंट डेफिनेटली नहीं चाहेगी कि इकोनॉमी एक्टिविटी अपने इंडिया में रुके। बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी उसमें। तो डेफिनेटली स्टिमुलस पैकेज जो ये बता रहे हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं आने वाला है, आएगा ही आएगा। दैट इज वन पार्ट है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट हो सकता है अपनी टेम्पररी 1 महीने 2 महीने 3 महीने के इशूज हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये अपने को बहुत बड़े इशूज नहीं आने चाहिए। आई थिंक वी विल डेफिनेटली, जितने भी अपने लोग हैं विल डेफिनेटली सर्वाइव। दैट इज वन। नंबर 2, आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि फर्नीचर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर में काफी ग्रो करेगी। कहीं ना कहीं चाइना से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब वर्ल्ड ओवर के अंदर में इंडिया में बहुत ग्रो करेगा। तो डेफिनेटली हमें पैनल प्रोडक्ट वेदर इट इज प्लाईवुड और एमडी और पार्टिकल बोर्ड, सबका कंजम्पशन बढ़ने वाला है यहाँ पे। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये करंट समय जरूर है, इसको अपने को सबको निकालना है, निकालेंगे सब मिल करके। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि चीजें सही हो जाएंगी, सही रहेंगी, अपने सबके लिए सही रहेंगी। एंड ओवरऑल अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए बात करूं तो मे बी ये साल भर थोड़ा खराब रहेगा, आगे अच्छा ही है। एनके जी आपका, एनके जी हमारे जोश भरने वाले आप हैं। आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए, आवाज अनम्यूट कीजिए। एक चीज और चीज है, सॉरी एक चीज बोलना भूल गया कि फर्नीचर वाला जो इम्पोर्ट का है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एज ए इंडस्ट्री अपने को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और एग्रो बेस में ला सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरे पैनल इंडस्ट्री के अंदर में बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, जैसे सज्जन जी ने अभी बताया कि लगभग चाइना की प्रोडक्शन इंडिया से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स है, जबकि पॉपुलेशन दोनों की बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट को ये बोले कि भी हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट देती होगी तो नहीं देगी। हमें तो अभी गवर्नमेंट के आगे एज ए भिखारी जो है, ये अपने आप को प्रेजेंट करना है कि भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी लाखों इंडस्ट्रीज हैं, जिनके अंदर किसी में 20 वर्कर, किसी में 40 वर्कर, किसी में 50 वर्कर काम कर रहा है, और उन पे फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज्यादा है। तो उन सबको जो है बैंक से जो भी जिस चीज की जो भी लिमिट है, उसमें जितनी भी बैंक बढ़ोतरी कर सकता है ताकि उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाए और वो काम कर जाए। सेकेंडली, जो वर्कर्स की सैलरी है, जो क्योंकि ज्यादा सैलरी वालों को तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी हमें, लेकिन गवर्नमेंट 15,000 तक के बेस मान के चलती है। तो जैसे गवर्नमेंट ने भाई दूसरी मेगरा स्कीम वगैरह और स्कीमों में सब में देती है, इसी तरीके से हमारे को भी गवर्नमेंट जो है, जो भी हमारी फैक्ट्रियों में 15,000 की सैलरी तक के वर्कर्स हैं, उसके ऊपर हमारा एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ESI PF तो गवर्नमेंट देना चालू कर देवे। जो गवर्नमेंट ने अभी तक जो 100 वर्कर का किया हुआ है, it should be increased to all the industries in the country to the certain level of the salary of the worker। तो उससे ऊपर तो गवर्नमेंट ने कुछ करना नहीं है। 15,000 तक का कर देगी तो उसमें भी हम लोगों को लाभ होता है। सेकेंडली, जो 2008 के अंदर जो उसमें जो सरकार थी, उसने एकदम में जो एक्साइज वगैरह एकदम रिड्यूस 16 से 8 कर दी थी। ऐसा हमारी सरकार भी GST के अंदर कोई भी इंडस्ट्री है उसका एक लेवल तो नीचे ले आए। 28 वाले को 18 लिया है, 18 वाले को 12 लिया है, नहीं लाए तो एटलीस्ट हमारी तो, क्योंकि वुड बेस इंडस्ट्री जो एग्रो बेस है, इट इज रिलेटेड टू फार्मर्स। फार्मर्स की कोई भी चीज के ऊपर गवर्नमेंट का 5% से ऊपर नहीं है। आप कोई भी चीज उठा के देखेंगे, जो भी ब्रेड है और है सब ये 5% में आती है। वी आर लाइक दैट इंडस्ट्री। तो हमारी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इट शुड बी 12%। ऐसी टाइप की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भेज करके हम ये कहें भी एक इंपोर्ट भी जो है ना, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, जिसकी के नेसेसिटी नहीं है। कोई चीज की नेसेसिटी है, आज सपोज करो गेहूं खत्म हो गया हिंदुस्तान में, गेहूं का इंपोर्ट जरूरी है, बट आज को हिंदुस्तान सरप्लस है, प्लाईवुड इंडस्ट्री 50% बंद पड़ी हुई है। तो 50% इंडस्ट्री को चलाना है तो इंपोर्ट प्लाईवुड का बंद करना है। आज के पैनल का सबसे ब्यूटीफुल आउटकम ये है कि जो सरकार को करना है वो सरकार करे, जो बैंकों को करना है वो बैंकों को कराने के लिए हम पर्सनल लेवल पर भी और सरकार के डायरेक्टिव के हिसाब से दबाव दें या रिलेशन बनाएं।
जो मार्केट से लेना है उनको प्यार मोहब्बत और समझा के एक दूसरे की हाथ पकड़ के हम बाजार से भी लें, इस कठिन समय को पार करें। आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन इस पीरियड में हम एग्रो फॉरेस्ट्री को आगे बढ़ाएं, एग्रो फॉरेस्ट्री के मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से सरकार पे ले जाएं कि इसमें प्लांटेशन वाले ग्रोवर्स भी हैं, फार्मर्स भी हैं, इंडस्ट्री है, रोजगार है। राकेश जी ने कहा कि रोजगार बहुत बड़ा है। इन सारी चीजों को कैपिटलाइज शायद कभी नहीं किया गया जीएसटी और इंपोर्ट और ड्यूटी के चक्कर में। हम आज अगर इस मुद्दे को कि हम इंपोर्ट बैन कर दें वुड प्रोडक्ट, क्योंकि ये एग्रो फॉरेस्ट्री है, अगर हम इस मुद्दे को एक साथ जोर से उठाएं तो शायद अभी का कठिन समय पार होने के बाद सबसे बड़ा हेल्प अगर कुछ करेगा तो यही मुद्दा करेगा। उम्मीद करते हैं कि हम इस चीज में यहाँ पे सहमत है सभी। अगर सभी सहमत है तो एक बार हाँ, सब सहमत हैं। एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा प्रगति यहाँ पर। प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, ये जो चीजें हैं उसके साथ में, क्योंकि बात करते करते ही सज्जन जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, एनके जी ने, जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज हैं। हम इंपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, पैनल में ही एक्सपोर्ट के ऊपर बात हुई। देखिए, आइकिया का हिंदुस्तान में आना, हम वही 130 करोड़ लोग हैं, 6-8 महीने की या 1 साल की समस्या है। राकेश जी आपकी आज और क्लियर करिए और थोड़ा पास से कि हम सामने एक्सपोर्ट के ऊपर में फोकस करें। देखिए, पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ बोर्ड के एक्सपोर्ट के ऊपर में वाइबिलिटी लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से नहीं बन पाती है, लेकिन फर्नीचर का एक्सपोर्ट बहुत वाइबल है। और जैसे ही फर्नीचर का एक्सपोर्ट संभव होता है, हमारी पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ बोर्ड और प्लाईवुड लैमिनेट का कंजम्पशन उसमें जाता है। इस पर सरकार के साथ लॉबिंग होनी चाहिए। Correct. Thank you very much. Anything left? Anybody want to conclude it in a summary? देखिए, सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से मैं प्रगति जी आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जितने भी मित्र हैं प्लाईवुड के, एमडीएफ के, पार्टिकल बोर्ड के, उन सबको बहुत बहुत आशा देता हूँ कि ठीक है, इस समय को पार कीजिए, अच्छा समय आएगा। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Pragat ji, do you want to take any questions from the audience, from the attendees? बहुत आए हैं, though if you want to take. I have been converting their questions into practical questions online itself. I have been watching all the questions and जो पिक करने वाले questions हैं वो हम ले पाए हैं, लेकिन कोई भी एक आध question ऐसा है जो सारे questions और हैं जिससे हम इनको कंबाइन करके, कोलेट करके फिर हम लोग फिर से पूछेंगे। बहुत सारे हैं, आए हुए हैं क्वेश्चन। मैं अगली पैनलिस्ट है कि वो हमें सपोर्ट करें और ऑफलाइन भी कोई सवाल हम आपको भेजें तो आप उसे एक वीडियो बाइट बना के रिप्लाई करें, ताकि आप लोगों के बहुमूल्य समय को हम बार बार डिस्टर्ब ना करें। और ठीक है। और इसी के साथ हम सभी ऑडियंस को, अभी हमारे साथ फेसबुक लाइव पे करीब 400-500 लोग हैं और हमारे इसमें पार्टिसिपेंट 400 लोग हैं, लगभग 1000 लोगों ने इसे देखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के इस एग्रो फॉरेस्ट्री वाले मैटर को, सैलरीज वाले मैटर को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, प्लस डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर लोग, हम मानते हैं कि उनको भी समस्याएं हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री की समस्या कहीं गुना बड़ी है, इसको समझेंगे, अपना हाथ जरूर बढ़ाएंगे। मैं सभी पैनलिस्ट का आशीर्वाद चाहूंगा कि हम इस तरह के वेबिनार्स और इस लॉकडाउन पीरियड में कर पाए। आप सबका सहयोग रहेगा। Thank you Pragati ji. Thank you very much for your valuable and consistent time today you have all given. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. लेकिन अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम आज इसमें किया हूँ। जाना चाहिए था। तो